बातचीत करने के लिए। मेरे लिए बहुत खुशी और सम्मान की बात है। थैंक यू। जी बताएं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जनगढ़ जी से जुड़ी जो आपकी यादें थी उनके बारे में थोड़ा पूछना चाहूँगी। जनगढ़ आपके चाचा जी होने के साथ साथ आपके प्रथम कला गुरुओं में से एक रहे। जी उनकी जो आर्ट पेडागॉजी है, जो उनकी कला शिक्षण, कला सिखाने का तरीका था, उसके बारे में बहुत कम जानते हैं हम। आपने शायद आज शुरुआत में थोड़े कुछ शब्द बोले थे उसके बारे में, लेकिन क्या आप अपनी यादों के ज़रिए उनकी प्रैक्टिस के इस महत्वपूर्ण पहलू पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं? जैसे कि आपने अभी बताया कुछ थोड़ा जो इंट्रोडक्शन है उनके साथ, जो लोग उनसे बात किए हैं या उनका थोड़ा बहुत कुछ उपलब्ध है, वैसे मैं लाने वाला था एक वीडियो जो मुझे मिला नहीं, चूँकि वो मानव संग्रहालय के आर्काइव में है और वो नहीं दे रहे हैं तो वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन 1986 में, वैसे चाचा जी को तो मैं 80s में ही मिल चुका था, और जब वो डिंडौरी में TCPC करके जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर, तो उसमें वो टेलरिंग का काम करते थे और पिताजी के साथ रहते थे। तो वहाँ साथ में हम लोग फिशिंग के लिए भी जाते थे, मछली पकड़ने, क्योंकि नर्मदा नदी वहीं पर है डिंडौरी में, तो वहाँ भी जाते थे, साथ में रहते थे। तो जो भी था मतलब कला के रूप में उनका काम जैसे लकड़ी के ऊपर जो शुरू हुआ था, तो वो मैंने देखा था। लेकिन उस दौरान पिताजी का ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया और उन्होंने उस समय शादी कर ली थी, मतलब वो 8th क्लास तक पढ़े थे और शादी कर ली थी। तो वो वापस, चूँकि रहने का उनका कोई जगह नहीं मिला, तो वो गांव वापस चले गए। और 80-81 के दशक में फिर वो वापस जब भोपाल आए, तो उन्होंने चिट्ठी लिखा पिताजी को कि मैं यहाँ पर एक कलाकार के हैसियत से काम कर रहा हूँ, मुझे एक स्वामी जी हैं, जो मतलब हम लोग स्वामी जी ही बोलते थे जगदीश स्वामीनाथन को, तो स्वामी जी, क्योंकि चिट्ठी पढ़ने के लिए मुझे अक्सर पिताजी बोलते थे तू पढ़ के सुना। पहले क्या होता था, गांव में चिट्ठी आती थी तो 8-10 बैठ जाते थे, फिर चिट्ठी पढ़ी जाती थी, तो वो एक आनंद था। उस आनंद को आज मैं याद करता हूँ कि हाँ, वो चिट्ठी पढ़ना भी कुछ हमारे लिए एक संदेश होता था। तो उस दौरान उन्होंने बताया कि मैं यहाँ बहुत अच्छा रह रहा हूँ, फिर कुछ यहाँ सीखता हूँ, जो भी चिट्ठी में लिखा होता था वो हम पढ़ते थे। लेकिन 86 में जब उनको शिखर सम्मान मिला, मध्य प्रदेश शासन का जो उच्च सम्मान कह सकते हैं, अच्छा वो मिला, तो उस समय पिताजी को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मुझे एक शिखर सम्मान मिला है और मैं आपको दिखाने लाऊंगा, जो बहुत बड़ा पुरस्कार है मेरे लिए। और उस समय उनकी उम्र 25 साल के करीब थी, तो इतने उम्र में शिखर सम्मान प्राप्त करना बहुत बड़े गौरव की बात है। वो जब लेकर के आए, चूँकि मैं सिझौरा में पला बड़ा हूँ, मंडला डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें कान्हा फॉरेस्ट लगता है वहाँ से, तो वहाँ जब चूँकि मेरे फादर से थोड़ी सी अनबन इसलिए हुई थी कि मैं जैसे शुरुआत में बताया था कि चारकोल के साथ काम करता था और दीवारों पर रंगना, इस तरह से काम हो गया था। तो उन्होंने बोला था कि तुम कुछ काम नहीं करते हो, घर से निकल जाओ और तुमको अपना जीवन खुद बनाना है तो कुछ करो। तो मैं टेलरिंग करने लगा था और पेंटिंग भी करता था, चूँकि मेरा कुछ रियलिस्टिक अप्रोच रहा है, तो पेंटिंग करता था। जो वीडियो पार्लर होते थे उसमें फिल्म के नाम वगैरह लिखना या जो भी है उस तरह का काम करता था। तो जब चाचा जी जनगण जी जब घर आए और उन्होंने कुछ पेंटिंग्स मेरे कमरे में देखा, दीवार पे देखा, उस समय पेपर भी उतना अच्छा नहीं हुआ करता था, तो उसमें जब वो पेंटिंग देखे तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, इसको बुलाओ घर पे, इससे बात करना है मुझे। तो जब बुलाए और मैं घर पर आया तो पेंटिंग को देख करके उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको पेंटिंग वहाँ कराऊँगा, तुम यहाँ तो करते हो, वहाँ भी करना और पढ़ना भी। तो मैंने रिफ्यूज़ किया था, मैं बोला कि मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरे लिए मतलब मैं क्यों जाऊँ, मैं ठीक है अपना जीवन जी रहा हूँ, लेकिन पेंटिंग की जो एक
जर्नी हुई वहाँ से स्टार्ट हुई। मैं भोपाल आया, पिताजी मुझे भोपाल लाए, और पहली बार जब मैं मतलब रिक्शा जिसको हम 3 व्हीलर कहते हैं, ऑटो कहते हैं, वो जब देखा था तो मैं चौंक गया था। मैंने कहा अभी तक तो 4 पहिए में गाड़ी चलती थी, ये 3 पहिए में कैसे चल रही है। मेरे जीवन का वो पहला अनुभव था। दूसरा, भोपाल में चूँकि मुस्लिम समुदाय बहुत है, तो बुर्का पहने हुए ब्लैक कलर, मतलब मैं आ रहा हूँ बस स्टैंड से, जब उनके घर पहुँच रहा हूँ जहाँ प्रोफेसर कॉलोनी में रहते थे, तो रास्ते में बुर्का पहनी हुई महिलाएं जो देखने को मिला, तो मैं सोचा हमने भूत सुना है, वो देखा है, मतलब काला होता है, कुछ इस तरह से होता है, ये दिनमान कहाँ से दिख रहा है, मतलब दिन में कैसे दिख रहे हैं ये। तो ये एक मतलब मेरे अंदर वो जो दृश्य है वो एकदम बैठ गया। और जब मैं मतलब चाचा जी के पास आया तो उन्होंने बोर्ड के ऊपर कुछ पेंटिंग्स बना रखे थे जिसको फिक्स कर रखा था उन्होंने पेपर के ऊपर। वो सब देख करके भी हैरान हुआ कि आखिर ये क्या बना रहे हैं। मतलब हमने कभी ऐसा बनाया नहीं। मैं तो जैसे साईं बाबा बना दिया, शंकर भगवान बना दिया, कुछ इस तरह के मतलब देवी देवता बनाते, ये कौन सा तरह की पेंटिंग है, कभी देखा नहीं था। तो एक दिन मेहमान नवाजी, दूसरे दिन काम। हमारे यहाँ ये सिद्धांत है, मतलब एक कहावत है छोटी सी, पहले दिन पोहना, दूसरे दिन दही ढक्कन, तीसरे दिन टोहना। तो मतलब आपको पहले दिन तो आपका आदर सत्कार होगा, दूसरे दिन आपका थोड़ा बहुत जो है वो बचा हुआ रहता है उसके लिए थोड़ा आदर, तीसरे दिन आपको खुद काम करके खुद करना है जो भी करना है। तो मेरी वही हालत हुई और चाचा बोले कि ए बेटा ये बोर्ड है, इसमें मैं ये लगा दे रहा हूँ कागज़, और तू तो पेंट करता है ना तो यहाँ भी कर। और भारत भवन चले गए। सारा दिन मैं उस पेपर को देखता रहा और सोचता रहा कि ये आखिर इसमें करूं तो करूं क्या। और जैसे मैंने सुबह बताया कि मैं परेशान था, मतलब इतना बड़ा पेपर मैंने देखा नहीं कभी, उसके ऊपर स्टेपलर गन जिसको मैं जानता भी नहीं कि उसका नाम क्या है, उस गन से उन्होंने फिक्स कर दिया और बोला था कि इसे मत छूना। तो मैं डर के मारे उस गन को भी नहीं छू रहा था कि पता नहीं ये क्या होगा, मतलब ये कौन सी चीज़ है इसमें, ऐसा इतना खौफ का माहौल। हाँ, खौफ का माहौल। ब्रश को नहीं छू रहा था क्योंकि हमने बैम्बू स्टिक इस्तेमाल किया और कलर लगाने के लिए जो कपड़ा होता है उसको भिगो करके और हम कलर इस्तेमाल करते थे, मिट्टी के कलर होते थे। फिर वो जो वहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा कि वहाँ पर एक सुमेर सिंह करके थे जिनकी मतलब वो उनको असिस्ट करते थे चाचा को, हमारे मामा लगते थे। तो वो प्रश्न कर दिए मुझे कि तेरा जड़ कहाँ है। शायद ये बहुत मतलब आज उस बात को मैं समझता हूँ कि जड़ कहाँ है। जड़ अगर नहीं होगा तो पेड़ नहीं होगा, फल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जड़ ही स्थिर करता है कोई चीज़ को। तो मैंने उनसे कहा था कि जड़ मेरे पास है। मतलब नादान बच्चा, एक 15-16 साल का बच्चा, उसको क्या समझ, गांव से सीधा आ गया और उसको जड़ पूछ रहा है। तो मैंने कहा जड़ तो मुझे खुद ही नहीं मालूम, लेकिन मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया था कि ये जड़ मेरा है, मेरे पास है। लेकिन वो बार बार मुझे वही शब्द पूछते थे कि तेरा जड़ कहाँ है। तो खैर शाम को चाचा आए, बोलते हैं अभी तक तूने पेंट नहीं किया। तो मैंने कहा चाचा क्या करूँ आखिर। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि जो हमारे यहाँ नवरात्रि होती है, चैत्र नवरात्रि, उसकी जो पूजा होती है, देवी की पूजा हम लोग करते हैं 9 दिन तक। तो उसमें त्रिशूल और जो गेहूं के ज्वारे जो होते हैं वो बोए जाते हैं। और कोई देवी तो होती नहीं है, लेकिन किसी को पोजेस्ट होता है, किसी के ऊपर सवारी आती है, जैसे पुरुष है उसके ऊपर या फिर महिला के ऊपर। तो वो एक अपना रूप, मतलब बाल खुले हैं, कुछ है ऐसा, वो आगे पीछे का आपको बताएगी भी और कुछ वो देख सकती है। तो वो देखा हुआ था मैंने बचपन में। तो मैंने कहा कि वो बनाऊं, तो बोले हाँ 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 बढ़िया है बनाओ। और उसको मैंने रेखांकित किया। और उस समय पोस्टर कलर हुआ करते थे,
तो पोस्टर कलर से फिर पेंट किया और उनको जैसे ही दिखाया तो उस समय ज़्यादा करके पैटर्न उतने नहीं होते थे, बहुत कम मतलब डिज़ाइन पैटर्न होते थे, सिर्फ डॉट इस्तेमाल होता था और कुछ कुछ लाइन कहीं कहीं। तो जैसे गले में नेकलेस बना दिया, फिर कपड़े में थोड़ा डिज़ाइन कर दिया और थोड़ा बहुत ऐसे मतलब ऑर्नामेंटल जो डिज़ाइन होते थे वो बना के उनको 3-4 दिन में जब वो पूरा किया तो बोले बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं। तो ये जो शुरुआत है मेरी, उसके बाद मैं कभी उनसे पूछा नहीं। वो जैसे ही पेंटिंग ख़त्म होता था दूसरा पेपर फिक्स करते थे और उसमें मैं फिर मेरी मर्जी के अनुसार जो मुझे लगता था, क्योंकि हम जीव जंतु को देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, जो भी चीज़ें हमने देखी मेरे जीवन में, चाहे वो मैं मछली मारने का जो तरीका है, फिशिंग नेट क्यों ना हो, या उसमें मतलब कैसे कैसे तरीके से हम मछली पकड़ते हैं, यानी हमारे जीवन से संबंधित जो क्रियाकलाप है डेली लाइफ में, उनको उसमें पेंट करते थे। थोड़ा इससे अगर हम आगे भी जाएं तो जैसे 90 के दशक में आप दिल्ली में थे और यहाँ पर आपने कई अलग अलग किस्म के काम किए, कुछ कला से संबंधित, कुछ उससे अलग। अपनी जो आपने आत्मकथा लिखी थी फाइंडिंग माय वे, उसमें आपने बोला था कि आपने ज़िया मसूद साहब के साथ भी काम किया था, जो एम एफ हुसैन के कोलैबोरेटर भी रहे, वो काफ़ी मशहूर फिल्म पोस्टर बनाने वाले थे। तो थोड़ा सा आप ये बताइएगा कि जो वो एसोसिएशंस आपकी उस वक्त की थी, जो संबंध थे, उनका प्रभाव कैसे आपके काम पे या आपकी जो भाषा है, कलात्मक भाषा है, उस पर कैसे हुआ? दरअसल दिल्ली में, भोपाल में रहते हुए मैं जब उनको असिस्ट किया 3-4 साल, और मेरी पढ़ाई चूँकि छूटने लगी थी, मैं 12th तक पढ़ा, उसके बाद एग्ज़ाम नहीं दे पाया और मुझे किसी कारणवश भोपाल छोड़ना पड़ा। तो जब भोपाल छोड़ा तो दिल्ली में भोपाल के ही एक डीजीपी थे आहूजा, उनके घर में मैं एज ए कुक काम किया। और उस दौरान चूँकि स्वामीनाथन जी यहीं भोपाल से आ चुके थे दिल्ली में, और साउथ एक्सटेंशन में सी ब्लॉक में रहते थे, C52 में। और वहाँ पे मेरा जो कजिन है रमेश टेकाम, वो भी पेंटर है, तो वो उनके यहाँ वो कुक था और मैं इधर। तो हम लोग, मैं साउथ एक्स से पैदल वहाँ जाता था, हौज खास से साउथ एक्स तक के पैदल जाना होता था, क्योंकि मुझे कभी पैसे किराए उतना नहीं मिलता था। और मैं सच बताऊं, उस समय मुझे 225 रुपये पर मंथ, 91-92 की बात बता रहा हूँ, उस मतलब वो लोग मुझे पे करते थे और वहीं रहता था। तो उतना पैसा नहीं होता था और मेरे पैसे को वो लोग बैंक में डिपॉजिट कर देते थे, तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं पैदल चल करके साउथ एक्स जाता था। वहाँ पर रमेश से या मतलब स्वामीनाथन जी से मिल करके, बैठ करके जो भी चर्चा होती थी, तो उस दौरान मैंने स्वामीनाथन जी को, मंजीत बाबा जी को, मतलब जो भी बड़े बड़े आर्टिस्ट उनके पास क्योंकि आते थे, उनको सबको मैं देखता था, सुनता था। तो मेरा मतलब कभी कभी ऐसे बात होती थी तो स्वामीनाथन जी ने एक बात पूछ ली मेरे से कि तुम आते हो वेंकट, जनगण के क्या लगते हो? उनको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैंने जब उन्हें बताया कि मैं भतीजा हूँ उनका, और स्वामी जी मैं तो आपको भोपाल में कितनी बार देखा हूँ, आप आते थे घर में और आप चाचा जी के साथ ड्रिंक करते थे। तो मैं वही बात जब उनको बोला तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम काम करते हो तो काम दिखा दो। और उनको फिर जब काम दिखाया तो उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत अच्छे काम करते हो लेकिन कभी देखा नहीं, और ये तो तुम्हारी समकालीन कला है। तो मेरे दिमाग में वो समकालीन घुस गया कि ये कौन सा शब्द है। और उसके बाद मैं वापस दिल्ली 3 साल रहने के बाद जब भोपाल आया, तो भोपाल में मेरे लिए कोई जॉब नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ाई भी छोड़ चुका था। तो मैंने एज ए पेंटर, मतलब साइन बोर्ड, बिल बोर्ड पेंटर मैं काम करना स्टार्ट किया। तो जिया मसूद से मिला, जो
हुसैन साहब के असिस्टेंट थे, साथ में काम करते थे बॉम्बे में फिल्म पोस्टर में। तो जिया मसूद से मैंने बहुत कुछ, जो मतलब स्केच का जो तरीका है या पेंटिंग का या पोर्ट्रेट बनाने का तरीका है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब मुझे वो बताते थे, जब मैंने अपने बारे में बताया उन्हें तो उन्होंने मुझे कुछ सिखाया। तो वो चीज़ को लेकर के, मतलब उन सब विषयों को लेकर के फिर मैंने अपने पेंटिंग में उन्हें इस्तेमाल किया। तो जिया मसूद का वो एक रहा, और स्वामी जी का या मंजीत बाबा का जो भी है, मैं उनको अपने गुरु के समान मानता हूँ और उनसे इंस्पायर होकर के काम किया है। ये भी मुझे पूछना था आपसे कि जब जनगढ़ कलम की हम बात की, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो जनगढ़ कलम का जो आज की तारीख में जो अर्थ है समकालीन संवाद में, आप उसे किस तरीके से समझते हैं कि आज हम उसको किस तरीके से अनपैक कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं? देखिए, जनगण कलम जो है ना, एक टर्निंग पॉइंट है। मैं आपको बताऊं हुआ क्या, जब उनकी डेथ हुई 2001 में, तो उस समय जितने भी उनके फॉलोअर्स थे, चाहे मैं हूँ या कोई और, चूँकि मेरे पास में एक स्थापित मतलब जॉब जिसको हम कह सकते हैं, तो मैं पेंटर था, तो मैं तो जाने वाला नहीं था, लेकिन बाकी लोग गांव की तरफ पलायन करने के लिए हो गए थे। तो मैंने रिक्त नाम से एक एग्जीबिशन प्लान की, और उसको दिल्ली और भोपाल में दोनों जगह मैंने उसको किया था, जिसको उस समय जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, वो आके इनॉग्रेट किए थे, और हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते जी आए थे, ऐसे यहाँ पे दिल्ली में। तो उस दौरान लोगों को पहली बार दिल्ली में जनगण की डेथ के बाद कोई आर्ट वर्क, मतलब एक ग्रुप देखने को मिला था। तो वो ग्रुप से करीब 3-4 लोग सिर्फ, जो आज मतलब सभी जानते हैं उनको, चाहे दुर्गाबाई हो, भज्जू हो, मैं हूँ या राम सिंह है, ऐसे कलाकार निकल के आए। और उसके बाद फिर जनगण कलम 2006 में पब्लिश्ड हुआ, जो ललित कला अकेडमी पहली बार फिर उसका एग्जीबिशन हुआ यहाँ दिल्ली में 2006 में। और 2006 के बाद फिर जनगण कलम के जो काम करने वाले थे उनमें कुछ आस जगी। और ये बात मैं ज़रा शॉर्ट में कह दूं कि 93 के बाद कुछ बातें ऐसी हुई थी, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स थे उनमें डिज़ाइन का एक मतलब चाचा जी डॉट करते थे, जनगण जी, और सभी लोग डॉट करना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, तुम्हारी पहचान तुमको खुद बनाना है, तुम्हारे डिज़ाइन तुमको खुद चुनना है। अगर वो डिज़ाइन और पैटर्न आप नहीं चुनोगे तो तुम्हारी पहचान तुम नहीं बना पाओगे। तो हम लोगों ने खुद से अपनी एक पहचान बनाई, वही पहचान जनगण कलम के नाम से आज है। शुक्रिया, थैंक यू। Thank you so much, Venkatji Kamani. Now we move to the last section of this wonderful panel, and I'd like to invite Santosh ji. As well as Khushbu Jain to the stage, please.